आज हम लोग राज्य व्यवस्था ही कभी बेसिक क्लास ही चल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को क्लास के अंदर इतनी सारी बातें बता दिया जाए, आप लोगों का कोई समस्या ना आए। तो आज भी आप लोगों का इंट्रोडक्टरी क्लास बेसिक क्लास ही है, जो कि आप लोगों को मूल चीजें समझना है राज्य व्यवस्था का। मैंने यहाँ पोलिटी को हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। पोलिटी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था। किसी भी राज्य की व्यवस्था को, किसी भी राज्य की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जहां एक और रूल एंड रेगुलेशन का होना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इस रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म का होना आवश्यक माना। किसी भी राज्य की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जहां एक और रूल एंड रेगुलेशन का होना आवश्यक है कि बिना नियम एवं कानून के किसी भी राज्य की व्यवस्था का सुचारू संचालन नहीं किया जा सकता। और उस रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब कानून बनाने के लिए, कानून का सफल क्रियान्वयन करने के लिए और कानून की व्याख्या करने के लिए कोई न कोई मैकेनिज्म का होना आवश्यक है। तो उसी रूल एंड रेगुलेशन को हमारे यहां संविधान कहा गया, क्योंकि देश का सर्वोच्च कानून है। और उसी मैकेनिज्म को हमारे यहां शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसलिए पूरे राज्य व्यवस्था को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लें, पूरे पॉलिटी को यदि आप लोग दो पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करें, एक पार्ट के रूप में संविधान को देखा जाए और दूसरे पार्ट के रूप में शासन व्यवस्था को देखा जाए, तो आप लोगों को पॉलिटी बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है और बड़े आसानी से आप लोग प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। इसलिए आज ये मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा नया होगा आप लोगों को। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। आप लोग कहते हैं कि भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है और देश में विधि का शासन है और सर्वोच्च विधि भारत का संविधान है। संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। देश में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कन्फर्म हुआ, संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं। आप लोग कहते हैं कि देश में कानून का शासन है, देश में विधि का शासन है। और मैं अक्सर आप लोगों को उदाहरण देकर के बताया हूं कि 2013 में जब बीजेपी की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हो चुके थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बीजेपी की ओर से, पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब घोषित हो चुके, तो ईटीवी के एंकर जयशंकर व्यास ने एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मोदी साहब से एक प्रश्न पूछा था कि अगर अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो शासन किसका होगा। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था। पहले तो उन्होंने तीन विकल्प दिया। जयशंकर व्यास ने मोदी साहब के सामने तीन विकल्प दिया था कि मोदी का शासन होगा, कि आरएसएस का शासन होगा, कि बीजेपी का शासन होगा। तो मोदी साहब ने कहा कि हमारी ओर से एक विकल्प और रखें, देश में विधि का शासन होगा। तो देश में ना नरेंद्र मोदी का शासन है, ना बीजेपी का शासन है, ना आरएसएस का शासन है। हमारे देश में विधि का शासन है और वो सर्वोच्च विधि भारत का संविधान। और हमारे देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के समक्ष होती है कि विधि का निर्माण कैसे किया जाए। विधि का निर्माण करने की चुनौती, फिर देश का शासन और प्रशासन का जो संचालन है वो विधि के शासन के अनुसार किया जाए, यानी उसका क्रियान्वयन विधि के अनुसार किया जाए। ये दूसरी समस्या है। और तीसरी समस्या है
कि व्यक्तियों के बीच आपसे विवाद होगा या नागरिक और सरकार के बीच विवाद होगा, तो उन विवादों का समाधान एक लीगल सिस्टम के द्वारा, एक लीगल सिस्टम के तहत, न्यायिक व्यवस्था के द्वारा किया जाए, ये अपने आप में एक चुनौती है। एक लीगल सिस्टम के तहत न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से इनके विवादों का समाधान किया जाए, ये तीसरी चुनौती है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इन चुनौतियों का समाधान जिसके माध्यम से किया जा सकता है, उसी माध्यम का नाम सरकार या शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। चुनौतियों का समाधान जिस व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है, उसी व्यवस्था को शासन व्यवस्था या गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। जैसे मैंने गवर्नमेंट बोला, शासन व्यवस्था बोला, सरकार बोला, वैसे ही आपके मन में आता कि अच्छा, सरकार की जब मैं बात करता हूं, सरकार के 3 अंग की बात करता हूं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका की बात। लेकिन यह जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, यह भी जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि हमारे यहां सरकार कितने प्रकार की हो सकती है। कई बार आप लोगों से पूछता है कोई, कितने प्रकार की सरकार, तो आप लोग बोलते 3 प्रकार की सरकार है। कई लोगों से पूछे, बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। न्यायपालिका कितने टाइप की है, तो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 3 प्रकार की न्यायपालिका की बात करते। पहला तो आज ये क्लियर कर लो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की बात किया जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 1 की बात करें तो लिखा है इंडिया ओब्लिक भारत यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया ओब्लिक भारत यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में लिखा है। इंडिया ओब्लिक भारत यूनियन ऑफ स्टेट। अब इंडिया और भारत का मीनिंग तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट में बता देता हूं। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स में इसे इंडिया कहते हैं, तो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में इसे भारत कहते हैं। कोई आपसे पूछे इंडिया का मीनिंग क्या है, तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स में ये इंडिया है, तो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में ये भारत है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण का जितना प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का जितना इंपैक्ट इंडिया में दिखाई देता है, वैश्वीकरण का उतना प्रभाव अभी भी भारत पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि भारत गांव का देश है। भारत गांव का देश है और आज भी सभ्यता और संस्कृति आपको गांव में ही दिखाई देता है। और जब इंडिया की बात करते हैं तो शहर की बात करते हैं, और शहरों में कल्चर और सोसाइटी नहीं दिखाई देता। तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स में ये इंडिया है, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में ये भारत है, और संघ है राज्यों का, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत संघ है राज्यों का, यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब जब आर्टिकल 1 में संघ और राज्य के अतिरिक्त तीसरा कुछ नहीं दिखाई देता, इस आर्टिकल में देखें तो एक यूनियन है, दूसरा स्टेट है, तो आपके पास तीसरी सरकार कहां से हो सकती है? तो सरकार भी 2 ही होगा, या तो यूनियन गवर्नमेंट होगा
दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होगा। जब आर्टिकल 1 में तीसरा कोई कंसेप्ट दिखाई ही नहीं देता, संघ और राज्य के अतिरिक्त तीसरा कुछ नहीं है, तो फिर तीसरी सरकार कहां से हो गई? तीसरी न्यायपालिका कहां से हो गई? तीसरी विधायिका कहां से हो गई? इसलिए आप लोग आज से हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे देश में द्विस्तरीय सरकार की संकल्पना है। एक यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा कुछ नहीं है। दो ही विधायिका है, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। दो ही एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव। दो ही जुडिशरी है, यूनियन जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो स्टेट जुडिशरी के अंतर्गत दो पार्ट है, एक को हाई कोर्ट कहते हैं, दूसरे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर शब्दों में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, तीसरा कोई कंसेप्ट नहीं है मेरे यहां। हमारे यहां भारत संघ है राज्यों का। जब संघ और राज्य के अतिरिक्त तीसरा कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर तीसरी सरकार नहीं हो सकती है, तीसरी कोई विधायिका नहीं, तीसरी कोई कार्यपालिका नहीं, तीसरी कोई न्यायपालिका नहीं। हमारे यहां दो ही व्यवस्था है। यही कारण है कि हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदन हैं। एक भारतीय परिसंघ में कि भारत का संविधान फेडरल है, भारत एक का संविधान फेडरल है। भारत एक परिसंघात्मक संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और परिसंघीय ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा भी है। लेकिन यह ध्यान आपको रखना है कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया गया है, जबकि भारत का संविधान परिसंघीय है, फेडरल है। इस बात की पुष्टि कराने के लिए कई सारे मेरे पास तर्क है। सबसे बड़ी चीज, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतः कहा था कि भारत का संविधान परिसंघीय है, क्योंकि परिसंघ की कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन परिसंघीय संविधान को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। इसलिए अमेरिका को क्लासिकल फेडरलिज्म, परिसंघ का आदर्श प्रतिमान कहा जाता है। तो जो अमेरिकी संविधान में जो लक्षण हैं, अगर वो लक्षण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई दे, तो आप लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो परिसंघ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण डिवीजन ऑफ पावर है, शक्ति का विभाजन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर का उल्लेख किया गया है, जिसमें शक्ति के विभाजन की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत का संविधान परिसंघीय है, क्योंकि परिसंघ का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण डिवीजन ऑफ पावर है, क्योंकि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में दिखाई देता है।